जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में रखें। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम समाज के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और भारत के संविधान के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। अब सर्वे तो तब होगा जब सरकार चाहेगी। अगर सरकार इस जनगणना में जातिगत जनगणना करवा देती है तो सबका पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है। फिर उसी हिसाब से सरकार अपनी नीति बनाते वक्त उनको उनका हक देते वक्त तय कर सकती है। इसलिए जातिगत जनगणना होना बेहद ज़रूरी है। अब जिस समाज के वोट को लेके यहाँ पहुँचे हैं उस समाज के मुद्दों को उठा नहीं सकते तो आपको तो फिर अगली बार हम कम से कम हम नहीं चाहेंगे कि हम आप जैसे लोग जीत कर आएँ। लोग वो जीत कर आने चाहिए। हम जिनको वोट दे रहे हैं ऐसे लोगों को वोट दें जो कम से कम अपनी जिम्मेदारी, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी तो है ही है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, उसको तो कम से कम ईमानदार से निभाएं। जाति जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने करवाया था, उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आपको राइट्स मिले। अब ओबीसी के जाति जनगणना को लेकर सरकार कह रही कि आंकड़े जारी नहीं करेंगे। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें ओबीसी के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बियॉन्ड द पार्टी लाइन जमा हुए हैं। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र प्रसाद गौतम जी भी उसमें शरीक हुए हैं। क्या लग रहा है सर कि जाति जनगणना का जो मसला है वो बड़ा मसला है? लगता है सरकार इस बात को मान लेगी, और सरकार आखिर क्यों डर रही है? मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस मसले को देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और हम जो लोग 90% की बात कर रहे हैं, हम लोग को इस मुद्दे को मजबूती से उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी नीति बनती है किसी के संदर्भ में बनती है, और जब रिजर्वेशन लागू हुआ है तो रिजर्वेशन में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। तो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये भी पता होना जरूरी कि टोटल पॉपुलेशन किस कास्ट की कितनी है। अगर ओबीसी की एक्यूरेट कास्ट का नहीं पता होगा तो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन उसको कैसे मिलेगा, पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहता है, तो वो बात तो हो नहीं पाएगी। क्योंकि वो कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए। अब सर्वे तो तब होगा जब सरकार चाहेगी। अगर सरकार इस जनगणना में जातिगत जनगणना करवा देती है तो सबका पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है। फिर उसी हिसाब से सरकार अपनी नीति बनाते वक्त उनको उनका हक देते वक्त तय कर सकती है। इसलिए जातिगत जनगणना होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जनता की तरफ से मजबूती से इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। सर 131 सांसद हैं SC ST के, 182 से ज़्यादा ओबीसी के सांसद हैं दिल्ली में। आपको लग रहा है सही में इच्छा शक्ति की कमी है, या पार्टियों का दबाव होता है और समाज का हित पीछे छूट जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ संसद में या विधानसभा में आए क्यों हैं और हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस समाज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बात को उठाना तो हमारा सामाजिक दायित्व तो है ही है, साथ में संवैधानिक दायित्व भी है। ये हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में रखें। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम समाज के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और भारत के संविधान के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, आयोजक भी हैं अनिल जी। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनवाइट किया था आपने बियॉन्ड द पार्टी लाइन? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, कल आपका एक इंटरव्यू था उसमें बताया था कि हमने जितने भी पार्टियां के सांसद यहाँ पे दिल्ली में मौजूद थे, समस्त पार्टी को सांसदों को हमने इनविटेशन देने का कार्य किया, लगभग 200। उसमें कई सारे आए, कई सारे लोग। कितने लोग आए, नाम बता दीजिए जो लोग आए। नहीं, देखिए तो चले देश को कि क्या सब चीज़ देखा है। जैसे हमारे संतोष गंगवार जी पूर्व मंत्री थे, राजमणि पटेल साहब कांग्रेस के थे, राम शिरोमणि वर्मा बहुजन समाज पार्टी के थे, और 2-3 घंटा से हमारे साथ सर भी बैठे माननीय मंत्री। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने आए? 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आए थे। 8 लोग जी, और सबने इस चीज़ को सराहना किया है और उन्होंने अपना बताया कि भाई हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, पार्लियामेंट में इस चीज़ को और आवाज़ बुलंद करेंगे। आपने भी कई सारे इंटरव्यू देखा। देखते हैं सर, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, इतना बड़ा आंदोलन है जाति जनगणना को लेकर, मतलब ये आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, पूरी सोशल मीडिया पर उबाल है। मुझे लगता है समाज को, ऐसे लोगों को ये एहसास कराना पड़ेगा कि आप अगली बार नहीं आओगे, हम आपको वोट क्यों दें। अगर आप जिस समाज के वोट को लेके यहाँ पहुँचे हैं उस समाज के मुद्दों को उठा नहीं सकते तो आपको तो फिर अगली बार हम कम से कम हम नहीं चाहेंगे कि हम आप जैसे लोग जीत कर आएँ। लोग वो जीत कर आने चाहिए। हम जिनको वोट दे रहे हैं ऐसे लोगों को वोट दें जो कम से कम अपनी जिम्मेदारी, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी तो है ही है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, उसको तो कम से कम ईमानदार से निभाएं। अनिल जी, आगे क्या प्रोग्राम रहेगा आप लोगों का? निरंतर जब तक जाति जनगणना प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाता है
तो हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा। और सिर्फ जाति जनगणना नहीं है शंभू जी, हमारे पास और भी 7-8 मुद्दे हैं, जैसे आउटसोर्सिंग का है, रोस्टर प्रणाली का है, जो हिस्सेदारी है ठेकेदारी सिस्टम में। तो ये तमाम मुद्दे हमारे चलते रहेंगे जब तक हम लोग सारे सरकार से मनवा नहीं लेते हैं। हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे कारवां चलते जा रहा है, पूरे देश में इसको लिया जा रहा है। हमारे साथ करीब करीब आज 30 संस्थाएं हैं देश के, वो मेरा शिरकत कर रहे हैं। बनारस और ये बिहार जैसे तमाम जगह से आए और यहाँ पे उन्होंने आवाज़ बुलंद किया है। तो ये हमारा चलते रहेगा, कारवां बढ़ रहा। मैं समझता हूँ शंभू जी, ये जो निजीकरण है, ठेकेदारी प्रथा और ये रोस्टर सिस्टम, इन दोनों ने हमारे समाज को क्रश किया है। इन दोनों मुद्दों पे हमें मजबूती से आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जब तक ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। और ये जो रोस्टर है, ये चालाकी है, दिमाग की उपज है। इस रोस्टर सिस्टम में जो रोस्टर पॉइंट बनाए गए और जो वैकेंसी बेस्ड पोस्टर को ख़त्म करके पोस्ट बेस्ड रोस्टर किया है, इसमें तो हमारा सारा हक ही छिन रहा है। कहने को 49.5% है, पर प्रैक्टिकली जब देखते हैं वैकेंसी 2-3, 4 निकलती है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। मंत्री जी, आपने मंच से कहा कि बहुजनों बौद्ध बनो, और बौद्ध की आपने 10 करोड़ लोगों की आपने, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को। एक्चुअली क्या है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हम अगर बौद्ध बन जाएं तो हमें कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, ना जनगणना करानी पड़ेगी, ना कुछ कराना पड़ेगा, सब कुछ ही मिल जाएगा। तो हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम एक बार सारे लोग संकल्प कर लें, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, तो जब देश का 90% लोग बौद्ध बन जाएगा, उसके बाद तो हम देने वाले बनेंगे कि बाकी 10% को हम दे देते हैं। तो सोचिए, भारत एक इकलौता देश है जहां अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी आपको रैली, धरना, प्रदर्शन और संगोष्ठियां करनी पड़ती है। आप कल्पना कीजिए कि 131 जो SC ST के सांसद हैं और 182 जो OBC के सांसद हैं, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, राष्ट्रपति को आगे करके प्रमोट किया जाता है कि ये दलित राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने 27 OBC पिछड़ा दलित मंत्री बना दिए हैं। लेकिन जब आम आदमी के हक अधिकार की बात होती है तो सिस्टम में बैठे हुए लोग आपको जातिवाद, आपको तय करना है कि 15% आबादी वाले लोग का इस देश के 95% संसाधनों पर, चाहे मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस या ज़मीन पर कब्जा है। आपकी क्या स्थिति है? जो 90% लोग हैं वो उनके पास सिर्फ 5% संसाधन है। क्या आप इस देश में द्वयम दर्जे के नागरिक है? और जो आपका संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, उसको कौन लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है? और आपके नेताओं की चुप्पी की वजह क्या है? डर है, उनका निजी स्वार्थ है, या वो सचमुच समाज के हितों को नहीं जानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जो संवैधानिक अधिकार है, जिससे देश मजबूत बनता है, वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।